हेलो बच्चों, नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं राकेश कुमार के साथ। ये सेशन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए है और जैसा कि मैंने इसमें अलग से 9 वीडियो बना चुका हूं, उसमें उसी की तरह से उसी क्रम में ये आज का 10वां वीडियो है। 10 पार्ट 10 है और इसमें 10 क्वेश्चन मैथ के हैं और 10 क्वेश्चन हैं फिजिक्स के और 10 क्वेश्चन है रसायन विज्ञान के। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, यदि 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 तो थीटा का मान बताइए। 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 हो गया, तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos 60 का मान होता है। तो cos 60 मैंने लिख दिया। तो इधर से cos और cos हट गया, 3 थीटा इज इक्वल टू आया 60 अंश। तो थीटा बराबर हो जाएगा 60/3 और ये आएगा 20 अंश। और ऑप्शन इसमें चेक करते हैं। ऑप्शन देखिए, यहाँ पर पहला है 10 अंश, दूसरा है 15, तीसरा है 20 और चौथा पार्ट है 25। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह ऑप्शन सही होगा सी, 20 अंश। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, समरूप त्रिभुजों का, यहाँ पर के लिखा है, समरूप त्रिभुजों के परिमाप जो दिए हैं वह है 10:15 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल में क्या अनुपात है? तो परिमाप में जो अनुपात होगा, तो यहां पर हम भुजाओं का अनुपात भी देख लें, तो ये हो जाएगा आपका 10:15। कैंसिल कर दीजिए, क्या तो हो जाएगा 2 और 3। अब समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। तो इसका वर्ग आप कर दिएगा तो ये 4 और 9 इन 4:9। और ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी दिया हुआ 4:9, यही क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौन सी इसमें केंद्रीय माप नहीं है? ऑप्शन है समांतर माध्य, दूसरा ऑप्शन है मध्यिका, तीसरा ऑप्शन है बहुलक और चौथा ऑप्शन है मानक विचलन। तो यहाँ पर केंद्रीय माप पूछी गई है, तो केंद्रीय माप वो भी नहीं है, मानक विचलन ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी बारंबारता बंटन की मध्यिका है 16 और समांतर माध्य है 15 अंश, तो बहुलक का मान कितना है? तो यहां पर मध्यिका को आप m से लिखते हैं, ये हो गया 16, और ये समांतर माध्य को x से लिखते हैं, ये हो गया है आपका 15, और बहुलक को z से लिखते हैं, z आपको है निकालना। इसका जो फॉर्मूला होता है वह है z बराबर ये मध्यिका और ये समांतर माध्य। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 3 और यहां पर लिखना पड़ेगा 2, या हम ऐसे बोलें, बहुलक बराबर 3 इंटू मध्यिका माइनस 2 इंटू समांतर माध्य। समांतर माध्य में यहां पर बार का निशान भी लगा सकते हैं हम। तो निकालना था बहुलक, तो z बराबर 3, m की जगह पर आपको 16 लिख देना है, माइनस 2 और x की जगह पे 15 लिख देना है। ये हो जाएगा 48 और ये होगा 30। इसको हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 18, यानी कि 18, और ये है बहुलक। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन यहां पर देखिएगा, ऑप्शन ये है सी, ऑप्शन 18 है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 6 मीटर ऊंचा खंभा जमीन से 2√3 मीटर लंबी
छाया डालता है, नहीं छाया बनाता है, तो उन्नयन कोण का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये हमने बना लिया है 6 मीटर ऊंचा खंभा, और ये है उसकी परछाई। परछाई है 2√3, ये परछाई हो गई 2√3 मीटर। उन्नयन कोण निकालना है, तो ऐसे हमने बना लिया, ये वाला हो गया उन्नयन कोण। नाम लिखे ए, यहां पर बी, यहां पर लिखे सी। तो tan थीटा बराबर आएगा, tan थीटा बराबर लंब ये होगा 6 और आधार हो जाएगा 2√3, डिवाइड करेंगे तो यहां पर 3 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर 3 को आप लिख देंगे √3, 2 बार रिपीट करके लिखेंगे √3, और अपान √3 हो जाएगा, √3 कट जाएगा। तो tan थीटा बराबर √3, इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 60, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3, tan दोनों साइड से हट जाएगा, तो थीटा बराबर आएगा 60 अंश। और अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन यहां पर देखिएगा, ये दिया हुआ है बी ऑप्शन 60 अंश, यही क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर जैसा कि एक बार भी देख पा रहे हैं, सभी पे अंडर रूट लगा हुआ है, तो आपको इसमें दिखाना अपरिमेय संख्या कौन सी इसमें, वो भी नहीं है। √2 ये अपरिमेय संख्या है, √7 ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन और √3 ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो 9 है इसका रूट निकल जाएगा 3, ये हो जाएगी परिमेय संख्या, इसलिए यहाँ पर जो 9 है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी समांतर श्रेणी का ये दिया हुआ है -5, -5/2, 0, 5/2, तो 11वां पद यानी कि 11 नंबर पद कौन सा है वो आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू आप लिख देंगे -5, और d की वैल्यू जो लिखेंगे, तो d की वैल्यू क्या करेंगे, आपको इसमें से सेकंड वाले पद से फर्स्ट वाला पद घटा देंगे, और यहाँ थर्ड वाले में से फर्स्ट वाला पद घटा देंगे, तो ये हमारा जैसे ये सेकंड में से घटाया रहा, तो ये सेकंड वाला पद है -5/2, और ये माइनस, और इसमें ये माइनस बाद को ये भी है, तो प्लस हो जाएगा। तो -5/2 और प्लस हो जाएगा 5/2, 5/2 प्लस ये 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये 5/2, यहाँ पर ये एलसीएम ले लें ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका -5 और प्लस का 10, ये कैंसिल होके हो जाएगा आपका 5/2। ये आपको सार्वंतर यानी कि डी मालूम हो गया है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, या आप चाहे यहां से घटा लीजिएगा 0 और 5/2 में से 5/2 में से 0 घटाएंगे तो 5/2 ही तो बचेगा, इसलिए यहाँ पर सार्वंतर कितना निकल जाएगा, सार्वंतर निकलेगा d/2, और a दिया हुआ है -5। अब लगाते हैं tn नंबर पद का फार्मूला, तो tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू है -5 प्लस n की जगह पर हमको लिखना है, ये पद है 11 नंबर, तो आपको यहाँ पर 11 माइनस का 1 लिख देना है, और d की जगह पर आपको 5/2 लिख देना है। तो बराबर -5 लिख लीजिए, और प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 इंटू 5/2 कैंसिल हो गया, ये 5 आ गया, तो -5 प्लस 5 और 5 का गुणा हो जाएगा 25। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 20, इसलिए tn बराबर आएगा 20। अब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन यहां पर है 20, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है a = 20। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, साइन थीटा बराबर 12/13, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो हमको सेक स्क्वायर का मान निकालना है,
और सेक स्क्वायर मान होता है 1/cos थीटा। अब हमको एक कॉस स्क्वायर का मान मालूम हो जाए तो 1 कर देंगे तो सेक स्क्वायर मिल जाएगा, और सेक स्क्वायर मिल जाएगा तो 1 + tan स्क्वायर भी मिल जाएगा। अब कॉस का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस और ये हो जाएगा 12/13 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस और ये होगा 144/169। 169 में से ये अब जब इसको घटाएंगे 144 तो ये आपका 525 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 25/169 और कॉस स्क्वायर थीटा का हम उल्टा कर दें तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 169/25 और सेक स्क्वायर थीटा को आप लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर जो ऑप्शन मिल के आ जाएगा 169/25। तो 169/25 और ऑप्शन यहां पर देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी यहां पर लिखा हुआ है 165/25। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, आर त्रिज्या के अर्धवृत्त में खींचे जा सकने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए यहां पर मैंने ये कोई वृत्त खींचा है, ये अर्धवृत्त हो गया। अब इसमें जो है त्रिज्या के अर्धवृत्त में खींचे जा सकने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो भी अधिक से अधिक की बात की है। तो यहां पर हम ऐसे त्रिभुज बना लिए, ये त्रिभुज जैसे बना लिया है। अब समकोण त्रिभुज जैसा कि आपको पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इस त्रिज्या को यहां पर हम r मान लें तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो ये जिसको हम a और b और ये c लिख लें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 और आधार को हम लिख लें 2r और लंब को लिखेंगे तो लंब ये r हो जाएगा, ये r होगा। r से r कैंसिल हो जाएगा और r स्क्वायर ये ऑप्शन आ जाएगा। और इस तरह से देखेंगे ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही है, r स्क्वायर। अब आते हैं भौतिक विज्ञान पार्ट का पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक नहीं है उसको बताना है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस और न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो यहां पर जो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है ये जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, और ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस ये चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, ये शक्ति का, संवेग का, विद्युत ऊर्जा और कोई नहीं। तो जो किलोवाट घंटा इसको हम यूनिट के भी नाम से जानते हैं, ये विद्युत ऊर्जा का कॉमर्शियल यानी कि व्यापारिक मात्रक है, इसलिए यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा सी, विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, कम हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इनमें से कोई नहीं। ताप बढ़ाने पर चालक का जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, RT बराबर R0 1 + अल्फा टी। यहाँ पर अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है, R0 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है, और RT है T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिकतम होता है, ऑप्शन है बैंगनी, लाल, पीला और नीला। वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है ये बैंगनी रंग का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस दर्पण में वस्तु का सीधा, आभासी व छोटा, यानी दर्पण में सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और यहां पर 2 बार समतल दर्पण लिख दिया गया है। यहां पर मैं इसको सही कर लेता हूं, समतल दर्पण की जगह पे हटा के यहां पर अवतल लेंस लिख लेता हूं, अवतल लेंस। तो यहां पर जो है आपसे कहा गया सीधा, आभासी और छोटा जो प्रतिबिंब होता है वो उत्तल दर्पण में बनता है,
और ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रमा से देखने पर आकाश का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन दिया हुआ है काला, नीला, पीला और नारंगी। चंद्रमा से देखने पर आकाश का जो रंग है वो दिखाई पड़ता है काला, और ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना कर दी जाती है तो प्रतिरोध क्या होगा? कोई तार था एल लंबाई का, उसको 3 एल लंबाई का कर दिया गया तो प्रतिरोध जैसे 3 गुना हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। क्यों? ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा, क्योंकि जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है वो प्रतिरोध बढ़ता है। यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं आर समानुपाती एल के। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव नेत्र में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है कि मानव नेत्र में जो प्रकाश जाता है, आंख के अंदर जो प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा कितनी जाए, वह नियंत्रित करने का काम करता है परितारिका, पुतली, कॉर्निया और रेटिना। तो ये काम करती है पुतली। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा, यहां पर छूट गया थोड़ा सा, विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का सूत्र दिया हुआ है आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, और ये है P बराबर ये है V इंटू आई, और इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है आई स्क्वायर आर। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, टी भी बढ़ाइएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी, क्योंकि ये दोनों मात्रक फिर शक्ति के हो जाएंगे, आई स्क्वायर आर और V इंटू आई, ये P बराबर V इंटू आई होता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेशित कण कहा केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, दोनों और कोई नहीं। तो कोई एक गतिमान आवेशित कण दोनों उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसका दृश्य क्षेत्र सर्वाधिक होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण और यहां पर उत्तल दर्पण। यहां पर गलती से रिपीट होकर लिख गया है उत्तल दर्पण, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दृश्य क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर होगा सी सही। अब आइए रसायन विज्ञान पार्ट में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय और कोई नहीं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो विलयन होता है, जलीय विलयन होता है, वो अम्लीय होता है, क्योंकि इसका जो पीएच मान है वो से 7 से कम होता है। क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, तांबे का अयस्क है। तो तांबे का अयस्क है मैलेकाइट, बॉक्साइट, कार्नेलाइट और इनमें से कोई नहीं। तांबे का जो अयस्क होता है वो मैलेकाइट है, और ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इथिल अल्कोहल का IUPAC नाम बताइए। आपको एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम बताना है। ऑप्शन है एथेनॉल, मेथेनॉल, एस्टिक अम्ल और एथेनोइक अम्ल। तो यहां पर एथिल अल्कोहल इनके C2H5 को आप लिखेंगे CS3CH2O5। तो इसका जो है IUPAC नाम होगा एथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या है? तो सन 1913 में मोजले ने जब परमाणु क्रमांक का आविष्कार किया तो उन्होंने बताया कि परमाणु क्रमांक ही पदार्थों के, सॉरी कह सकते हैं तत्वों के
गुणों का मूल आधार है और इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अम्लीय ऑक्साइड है Al2O3, K2O3, Mg और P2O5। ध्यान रखना है अम्लीय ऑक्साइड यहां पर है P2O5, क्योंकि अम्लीय जो ऑक्साइड है ये धात्विक की वजह से होता है। धात्विक ऑक्साइड धात्विक पदार्थों के अधात्विक पदार्थों की वजह से बनता है और यहाँ पर एल्युमिनियम K2 और ये जो है Mg ये धातुएं हैं, जबकि P फास्फोरस ये अधातु है और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा P2O5। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूरेनियम है क्षार धातु, अधातु, अंतः संक्रमण धातु और कोई नहीं। तो जो यूरेनियम है अंतः संक्रमण धातु है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, अम्लीय लवण कौन सा है? KCN, NaCl, H2SO4 और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर अम्लीय जो लवण है वो NaHSO4 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एस्टिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं? तो यहां पर ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो एस्टिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु हैं वहां 1 है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान है 7, 0, 8 और 14। शुद्ध जल का पीएच मान है 7, क्योंकि शुद्ध जल ना अम्लीय होता है ना उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान 7 है। 7 से किसी द्रव का जो अपवर्तनांक 7, किसी द्रव का जो है पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है और 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय होता है। ये ठीक 7 होता है तो वह विलयन उदासीन होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का सेशन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।